स्वागत है साथियों। दृष्टि क्विक बुक के ज्योग्राफी के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे प्राकृतिक वनस्पति। अभी तक हम लोगों ने जो वन के प्रकार हैं उनको पढ़ा, उनसे संबंधित बातों को डिस्कस किया। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ेंगे वन नीति और जो उससे संबंधित टर्मिनोलॉजी है। इसके अलावा डिस्कस करेंगे भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021। तो ये दृष्टि क्विक बुक में बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे से समरी दी हुई है और इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। बहुत कम टाइम में आपके कई क्वेश्चंस यहाँ पर कवर होंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। ये करंट का भी एक टॉपिक है और अपडेटेड है इस बुक में। तो आइए शुरू करते हैं। जो राष्ट्रीय वन नीति 1952 है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पिछले वीडियोस के लिए आप जो प्लेलिस्ट है उसको विजिट करें, जिसके लिंक्स जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दी जाएंगी। तो जो 3 तरीके के वर्गों में डिवाइड किया गया है इस नीति के तहत: संरक्षित वन जो कि पारिस्थितिक तंत्र के लिए आवश्यक है, राष्ट्रीय वन जिनका उपयोग आर्थिक गतिविधियों में किया जा सके, ग्राम वन ग्रामीण क्षेत्रों की ज़रूरतों को पूर्ति करने वाले वन। कुछ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर हैं, तो जिनको लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर उनको दिया गया है। आइए देख लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी है देहरादून उत्तराखंड में। जो प्लाईवुड का उद्योग अनुसंधान प्रशिक्षण है वो है बेंगलुरु में। और इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल में स्थित है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून में है। जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान, अल्मोड़ा उत्तराखंड। जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम केरल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये है नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। जब हम लोग एक टॉपिक लेके आएंगे जिसमें हम लोग केवल सेंटर्स या जो भी नेशनल लेवल के सेंटर्स हैं उनको पढ़ेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च सेंटर्स, तो भी मैं इसको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। लेकिन यहाँ पर जो कि फॉरेस्ट रिलेटेड है तो इसलिए इसका थोड़ा सा ये अच्छा हो जाता है। तो क्या कहती है ये फॉरेस्ट पॉलिसी? ये कहती है कि देश के 1/3 जो 33% है भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में 60%, मैदानी भाग में 20% वनों का विस्तार होना चाहिए। लेकिन 1988 में संशोधन किया जाता है और कहता है कि समस्त भौगोलिक क्षेत्र के 1/3 क्षेत्र पर वनावरण जो है वो 33% का होना चाहिए। साथ ही सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को भी बढ़ावा दिया गया। ये सामाजिक वानिकी है क्या? पहले तो इसकी टर्मिनोलॉजी के समझते हैं। तो सार्वजनिक भूमि व निजी भूमि दोनों पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया गया इसके तहत। इसके लिए जो प्रथम सुझाव दिया गया 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने दिया। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में की गई और 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना का अंग बन गया। इसका मुख्यतः उद्देश्य था परंपरागत वनों पर दबाव कम करके अनुपयोगी भूमि या परती भूमि का उपयोग करते हुए ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा करना। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 3 भागों में बांटा है: शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। जिसमें जो ग्रामीण वानिकी है, कृषि वानिकी और सामुदायिक कृषि वानिकी दोनों है। तो कृषि वानिकी आइए पढ़ते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है कि एक ही भूमि पर कृषि फसल एवं वृक्ष प्रजाति को विधिपूर्वक रोपित करके दोनों प्रकार की उपज लेना या आय बढ़ाना। जबकि जो कम्युनिटी एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, तो इसमें क्या होगा कि जो सार्वजनिक भूमि है, निजी भूमि से हट करके उस पर जो यानी कि गवर्नमेंट की जो लैंड है वो पड़ी है, तो समुदाय द्वारा वन रोपण को बढ़ावा दिया जाए। जैसे खेजड़ी के वृक्षों का रोपण किया जाए तो पशुओं को चारा, ईंधन, औषधि वगैरह मिलेगी। इससे जो भूमि विहीन लोग हैं उनको भी लाभ पहुंचेगा। तो ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अलग टर्मिनोलॉजी में देखें तो जो अर्बन फॉरेस्ट्री है, तो उसमें अर्बन फॉरेस्ट्री में क्या होगा, जो शहर में खाली जगह है, सार्वजनिक भूमि है या निजी है, पार्क, सड़कों के किनारे, वहाँ पर वृक्षारोपण लगाना, वो शहरी वानिकी में आता है। फार्म फॉरेस्ट्री में क्या है, तो किसानों को खेतों में व्यापारिक महत्व वाले अन्य पेड़ों को लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इसके लिए किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्लांट हैं वो अवेलेबल कराए जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात बताई गई है भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण की, बहुत इम्पोर्टेंट है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए जो देश के वनस्पति संसाधन हैं उनसे संबंधित अध्ययन और वर्गीकरण का ये शीर्ष अनुसंधान संगठन है। इसकी स्थापना 1890 में की गई है और ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है, भारत सरकार के अधीन है। इसका मुख्यालय पूछा जाता है कोलकाता में है। तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में और इसका स्थापना वर्ष भी याद रखेंगे 1890। तो यही जो है संकटग्रस्त वनस्पतियों के लिए जो है
लाल सूची जारी करता है इंडिया में, और वनस्पतिक गार्डन संग्रहालय और हर्बेरियन का रखरखाव करना, पौधों से संबंधित परंपरागत ज्ञान का दस्तावेजीकरण करना, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसका आकलन करना भी इसी का काम है। तो बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है ये, जो कोलकाता में स्थित है। आइए देखते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट। तो पहले इसके बैकग्राउंड को समझेंगे। तो ये 17वीं रिपोर्ट है, हर दूसरे साल में ये जारी की जाती है। इस बार ये 2021 में, जो 2021 की रिपोर्ट है 13 जनवरी 2022 को जारी की गई है। इसको जारी कौन करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। ये किसके अंतर्गत है? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। तो 1987 से द्विवार्षिक जारी की जाती है। इसके लिए रिसोर्स एक्ट 2 का जो आंकड़े लिए गए उनका इस्तेमाल किया गया है। इस बार क्या खास है, थोड़ा वो इम्पॉर्टेंट है। तो 3 नई बातें इसमें जोड़ी गई हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। जैसे कि टाइगर रिजर्व, जो बाघ, गलियारा और शेर संरक्षण क्षेत्र हैं, मेनली टाइगर रिजर्व, तो उनमें वनावरण का आकलन किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि किस टाइगर रिजर्व में बढ़ा है, घटा है, कहाँ पर सघन है, कितना एरिया है, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा जो सैटेलाइट भेजे गए सिंथेटिक अपर्चर रडार, उनके आंकड़ों का उपयोग करके जो एबव ग्राउंड बायोमास है, यानी कि ज़मीन सतह के ऊपर जो जैव भार है, उसका अनुमान भी इस आकलन में लगाया गया है। और तीसरा क्या किया गया है? तो जो क्लाइमेट चेंज के हॉटस्पॉट हैं, यानी कि जलवायु परिवर्तन हॉटस्पॉट जो भारत में है, उनकी मैपिंग यहाँ पर करने की बात कही गई है। तो 3 बातें इस बार नए अध्याय जोड़े गए हैं, जो ये IFSR है, इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2021। तो आइए देखते हैं इससे महत्वपूर्ण बातों को। क्योंकि टाइगर रिजर्व इम्पॉर्टेंट है, तो यहीं से क्वेश्चन पहले पूछा जाएगा, जिस बुक में बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया गया है। तो कुल 52 टाइगर रिजर्व का आकलन यहाँ पे किया गया है। देखिए, तो टाइगर रिजर्व में वनावरण का जो परसेंटेज है, देश के कुल वनावरण का टाइगर रिजर्व में केवल है 7.8%। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर टोटल टाइगर रिजर्व देखें, उनमें से कितना फॉरेस्ट वाला एरिया है और प्लेन एरिया है, तो लगभग 3/4 हिस्सा, 74.51 हिस्सा जो है वो जंगल का है। तो टाइगर रिजर्व में तो आप समझिए कि एक इमेज होती है ना कि टाइगर रिजर्व का मतलब पूरा जंगल होगा, लेकिन 1/4 भाग खाली है। जो 3/4 भाग है, 74.51%, वो फॉरेस्ट है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल में और परसेंटेज में टाइगर रिजर्व। तो कौन सा टाइगर रिजर्व है जहाँ पर सर्वाधिक वनावरण है, यानी कि मैक्सिमम एरिया वाला वनावरण है? तो नागार्जुन सागर है, ये श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। अगर परसेंटेज के मामले में देखें तो उसके एरिया में, मतलब किसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो वो है पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित। तो एक तो ये यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये पक्के कहाँ पर स्थित है टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर कहाँ पर है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये हाईलाइटेड है। और दूसरा ये है कि टाइगर रिजर्व का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो भी यहाँ से पूछा जा सकता है। अब आगे देखते हैं कहाँ पर कमी आई है, कहाँ पर आई। तो देखिए, जो 2011 से 21, 10 सालों का है, एक दशक का, बाघ गलियारों के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? एरिया वाइज देखें तो लगभग 37 स्क्वायर किलोमीटर, और अगर परसेंटेज में देखें तो 0.32%। तो थोड़ी है, बहुत कम है। दशक की वृद्धि की बात है तो बहुत ही कम है। लेकिन अगर केवल बाघ अभयारण्यों में देखें तो गलियारे थे। अगर केवल टाइगर रिजर्व में देखें तो 22 किलोमीटर की कमी आई है, 22 वर्ग किलोमीटर की, यानी कि 0.041% की कमी आई है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो टाइगर रिजर्व वाले जो फॉरेस्ट हैं वो घट रहे हैं इस दशक में। तो ये बहुत चिंता की बात है जो कि इस रिपोर्ट से सामने आती है। क्या ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जहाँ पर वन वृद्धि हुई है? तो सर्वाधिक वन वृद्धि वाले टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। इनका एक क्रम है, बक्सा, बक्सा के बाद अन्नामलाई, अन्नामलाई के बाद इंद्रावती। 3 डिस्कस है यहाँ पर किए गए हैं। बक्सा कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन सबको आपको नोट करना पड़ेगा। अन्नामलाई तमिलनाडु में है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। तो टाइगर रिजर्व जिस तरीके के कंटेंट वाइज लेक्चर हैं उनको मैं एक शॉर्ट में लेक्चर लेके आऊँगा, जिसमें आपको रिवाइज भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ फॉरेस्ट से रिलेटेड है, थोड़ा इसको याद रखेंगे। तो क्रम याद रखेंगे, बक्सा, अन्नामलाई, इंद्रावती, ये सर्वाधिक वन वृद्धि वाले हैं। सर्वाधिक कमी देखें तो कहाँ पर है? तो कवल तेलंगाना में है। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ है? बक्सा पश्चिम बंगाल में। और सबसे ज़्यादा कम कहाँ है? कवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना। अब आपसे पूछ ही ले कि कवल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ऐसे ही सिंपल पूछ ले तो करंट का टॉपिक है, इसलिए पूछा भी जा सकता है। इसके बाद है भद्रा, जहाँ पर सर्वाधिक कमी हुई है। तो भद्रा कर्नाटक में है, भद्रा टाइगर रिजर्व, और सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में।
तो ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। आदिवासी जिलों के वनावरण की बात करें तो इसके 37.53% में वनावरण है। कुल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया देखें, जिसे ग्रीन वॉल्स भी कहा जाता है, के अंदर जो वनावरण है उसमें मामूली वृद्धि देखी गई है 31 किलोमीटर की, लेकिन जो बाहरी क्षेत्र है उसमें थोड़ी ज़्यादा की वृद्धि हुई है। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में कम और जो बाहर का एरिया है उसमें थोड़ी ज़्यादा, थोड़ा समझने वाली बात है। एक आंकड़ों की बात करें तो इस टेबल में यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल जो है वो भारत का 24.62%, तो यही टोटल आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। अगर इसमें वनों का हिस्सा देखें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में, जो ये तो चूँकि वन और वृक्ष दोनों थे, अगर केवल वनों का हिस्सा देखें 21.71% है। वनों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई है तो बहुत कम है 0.22%। वृक्षों में कितनी वृद्धि हुई है तो 0.76%। और अगर दोनों में कुल वृद्धि देखें तो 0.28%। तो नॉर्मल देखें तो 0.22, 0.76, 0.28 ये आपका ग्रोथ है। और जो टोटल आपका एरिया है वो 24.62% है, जिसमें वनों का अगर देखें केवल एरिया है तो 21.71% है। ठीक है, तो ये आपका एक थोड़ा यहाँ डेटा है, तो 4-5 इनको भी आप, फॉरेस्ट एरिया तो आपको रिवाइज़ करके जाना ही चाहिए, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ये फॉरेस्ट कवर क्या होता है, तो जिसका कैनोपी घनत्व 10% से अधिक है और क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर या उससे अधिक होना चाहिए, तो उनको आता है फॉरेस्ट कवर में, उनको काउंट किया जाता है। इसमें 3 श्रेणियाँ बनाई जाती हैं। एक होता है मैक्सिमम डेंस, अत्यधिक सघन, 70% से अगर ज़्यादा कैनोपी है, घनत्व है, तो अत्यधिक सघन होगा। मध्यम सघन वन जो होंगे 40 to 70% होगा और खुले वन जो है 10 to 40% होंगे। तो ये डेटा यहाँ पर इम्पोर्टेंट थोड़ा है। तो ये तो रही बात बेसिक्स की। अब जो कुल कार्बन संग्रह है उसको देख लेते हैं। अगर 2019 की जो पिछला फॉरेस्ट रिपोर्ट था उसकी तुलना करें तो 79.4 मिलियन टन कार्बन स्टॉक जो है भारत का अधिक है। अब फॉरेस्ट पॉलिसी कहता है कि 1/3 क्षेत्र पर भूभाग पर वन होने चाहिए। तो कितने राज्यों में है ऐसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कुल 33% से अधिक भूभाग वनों से घिरा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, 17 राज्य हैं। एक टर्म है मृदा जैविक कार्बन, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। ये क्या है, तो ये देखिए, ये वनों में कार्बन स्टॉक का सबसे बड़ा भंडार होता है। इसे लगभग 4010 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। जो देश का कुल कार्बन स्टॉक है उसमें जो मृदा जैविक कार्बन है उसका योगदान लगभग 56% है। ठीक, तो कार्बन स्टॉक में सबसे बड़ा मृदा जैविक जो कार्बन है उसमें यही ज़्यादा है। थोड़ा जो मैंग्रोव वेजिटेशन है उसका देख लेते हैं, मैंग्रोव वन का डेटा। कुल क्षेत्रफल देखें मैंग्रोव वन का तो 4992 वर्ग किलोमीटर है। भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है, काफ़ी कम है, क्योंकि ये तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ज्वारीय क्षेत्रों में आपको पता ही है। और क्या इसमें वृद्धि हुई है, कमी हुई है, स्टेटमेंट देखें तो कुल 17 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो चूँकि जितने राज्य हैं, जो तटीय राज्य हैं जहाँ पर ये स्थित हैं मैंग्रोव वन, उनमें से देखा जाए तो जो 6 राज्य हैं वो लगभग सकारात्मक परिवर्तन है, 5 राज्य में अपरिवर्तनीय है, और जो एक राज्य है गुजरात, उसमें मैंग्रोव वनस्पति में कमी हुई है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर कम हुआ है, गुजरात में। देश में बांस देखें तो इसके भी क्षेत्रफल में थोड़ी कमी आई है। अब यहाँ टॉप वाले थोड़े देख लेते हैं, शीर्ष 5 वनावरण वाले राज्य और न्यूनतम वनावरण वाले राज्य। तो इसका स्क्रीनशॉट एक ही में ले लीजिएगा। तो मैक्सिमम है मध्य प्रदेश में और मिनिमम है हरियाणा में। अब इसका एक सीरीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, मध्य प्रदेश का, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। न्यूनतम में देखें तो हरियाणा में सबसे कम है, उसके बाद पंजाब में अधिक है, फिर उससे अधिक गोवा में है, फिर सिक्किम, फिर बिहार। तो ये हुआ एरिया वाइज। ठीक, अभी इसको परसेंटेज वाइज भी देखना होगा, क्योंकि कोई क्षेत्र बड़ा होता है, कोई राज्य छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। तो परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें तो चूँकि इसमें राज्य केंद्र शासित प्रदेश एक साथ दिए गए हैं, तो जो टॉप में है वो लक्षद्वीप है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, वनावरण 90.33% है। स्टेट में देखें तो मिजोरम है। तो आपसे यही पूछा जाता है कि शीर्ष वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, मिजोरम 84.53%। उसके बाद फिर से यूटी है, यूनियन टेरिटरी, अंडमान एंड निकोबार, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। क्रम तो अब बहुत पूछा जाता है, तो आपको
फॉरेस्ट रिपोर्ट को अलग से एक नोट्स बना के तैयार करना ही पड़ेगा। परसेंटेज में अगर मिनिमम में देखें तो सबसे कम में भी यूटी में ही है, लद्दाख में, और स्टेट में देखें तो हरियाणा में सबसे कम है। उसके बाद फिर पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। ठीक है, तो राज्यों में चौथे स्थान पर नीचे से है उत्तर प्रदेश। अब जो हमने 17 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताए थे ना, उनमें पूछा जा सकता है इनमें से किस राज्य में का वनावरण 33% से अधिक है या नहीं है, ऐसे करके पूछा जा सकता है। तो 17 राज्य आपको याद कैसे होंगे, ये पूरी टेबल दी हुई है। तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको याद कराऊँ। चलिए समझिए, जो आपके 7 सिस्टर्स हैं ना, 7 सिस्टर्स कहाँ हैं? तो आप सिक्किम का बेल्ट ले लें, अरुणाचल से लेके नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से होते हुए त्रिपुरा, मेघालय। तो सिक्किम वाला तो बेल्ट जो है 7 सिस्टर्स में नहीं आता। तो नॉर्थ ईस्ट के सिक्किम से मिला करके 8 राज्य हैं ये। तो इसमें जितने भी नाम आते हैं उनको आप देख लीजिए, वो सारे आपको मिल जाएंगे। सिक्किम हो गया, अरुणाचल हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया। ये लगभग जो 8 राज्य हैं वो तो आपके 33% के ऊपर हैं। ठीक है, 8 हो गए। इसके बाद सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? केरल में होती है, तो केरल को 9वां जोड़ लीजिए। ठीक, अब इसके बाद आ जाइए हिमालयन में। तो हिमालयन में है एक जम्मू कश्मीर है, 10 हो गए। और जम्मू कश्मीर के बाद एक याद रखिए उत्तराखंड, 11 हो गए। अभी कितने बचे? 6 बचे। अब 6 में आप जानते हैं कि जो दंडकारण्य है वो प्राचीनतम वन के क्षेत्र हैं। दंडकारण्य कहाँ है? तो आपका पड़ता है ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का क्षेत्र है। तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा भी आपका आ जाएगा। ये हो गए 11, 2, 13 हो गए। अब बचे कितने? 4। इनको याद रखिए कि जो 4 हैं उसमें है गोवा है, गोवा के अलावा है दादरा नागर हवेली है। इसके बाद देखें और कौन सा बचता है, तो इसमें आपका उत्तराखंड हो गया। मुझे लगता है गिनने में गलती हो गई होगी। तो लगभग सारे जो है मैंने आपको वो बता दिए कि कौन कौन से बेल्ट कहाँ पे। एक बार मैप पे इसको आप देखिएगा तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। वन क्षेत्रफल में कहाँ कहाँ पे वृद्धि हुई है? तो सर्वाधिक वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में, आगे इसमें क्रम भी दिया गया है। इसके बाद अगर सबसे ज़्यादा कमी हुई है तो कहाँ पर हुई है? अरुणाचल प्रदेश में। मैनग्रोव वनस्पति की बात करें तो कमी कहाँ हुई है? गुजरात में। बाकी सब में स्थितियाँ यहाँ पर दी हुई हैं, तो इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं बनने। आइए देखते हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व है इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं, उनको देख लेते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग जो है एडवर्ड स्वियस ने किया था। ये जो आरक्षित क्षेत्र होता है ये यूनेस्को के मानव और जैवमंडल प्रोग्राम 1971 मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम मैब के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। तो आप देखेंगे तो भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं बायोस्फीयर रिजर्व, जिनमें से 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया है। तो 18 हैं कुल, 12 शामिल हैं। तो 6 नहीं शामिल हैं ना, उनको पहले पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से नहीं शामिल हैं, बाकी फिर। तो एक तो असम के जो दोनों हैं मानस और डिब्रू साइखोवा, ये जो दोनों हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ये यूनेस्को में सम्मिलित नहीं है। इसके बाद बचता है अरुणाचल प्रदेश का दिहांग दिबांग, तो आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट के तीनों हो गए, जो कि आपके मैप के अंतर्गत यूनेस्को के अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व हैं भारत में 18 में। ठीक है, तो हमने कहा कि जो यूनेस्को के 12 हैं में नहीं आते हैं, पहले उनको पढ़ते हैं। तो 3 हो गए, 2 असम के हो गए, अरुणाचल का हो गया। अब एक हिमालय ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश। तो कोल्ड डेजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश का वो भी यूनेस्को में सम्मिलित नहीं है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व है। अब इसके बाद गुजरात का कच्छ का रण है, वो भी यूनेस्को में सम्मिलित नहीं है, लेकिन इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व है। और इसके बाद बचता है शेषाचलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश का, ये भी यूनेस्को के अंतर्गत नहीं है, लेकिन इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, ये 6 यूनेस्को में नहीं है। इसके बाद का जो पूरा क्रम है तो इनको यहाँ से आप स्क्रीनशॉट में लेके पढ़िएगा, मैं पढ़ता जाता हूँ। इनसे पूछा जाता है किस राज्य में स्थित है। तो नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र तमिलनाडु में है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, नोकरेक मेघालय में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, मानस असम, सिमलीपाल उड़ीसा, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, अचानकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश, कच्छ का रण गुजरात, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम, अगस्त मलाई केरल। इसके बाद इसमें आगे देखें
तो ग्रेट निकोबार जयमंडल अंडमान एंड निकोबार, डिब्रू साइखोवा असम, शेषाचलम प्रदेश और पन्ना जो लेटेस्ट है वो मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से ये हमारे 18 जो हैं जिन पे स्टार लगा हुआ है वो यूनेस्को की सूची में शामिल हैं और जिन पे स्टार नहीं लगा है वो यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। तो एक प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं, छोटा सा है, फटाफट। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है। तो इसमें जो चूँकि आउटडेटेड क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा 1 का ए, जैसलमेर। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें 4 अनुसंधान संस्थान दिए गए हैं। उसमें दिया है अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी में, तो ये नैरोबी में स्थित है, इसलिए ये सही हो जाएगा। दूसरा है भारतीय वन प्रबंध संस्थान, तो ये भोपाल में स्थित है, इसको हमने अभी पढ़ा, तो ये भी सही हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान, तो ये सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री है। ये जो बाना में नहीं है बल्कि कहाँ पर स्थित है, झांसी में स्थित है, तो ये थोड़ा सा आपका गलत हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। जो टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान है वो नई दिल्ली में स्थित है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 2 का सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भारत के किस राज्य में सागौन के वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में ही पाया जाता है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्र सर्वाधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का डी, मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पर आगे देखिए, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करिए। राज्यों का कुल क्षेत्रफल की तुलना में वनाच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही क्रम है। तो इनका परसेंटेज टेबल से आपको देखना पड़ेगा, इस बुक में तो नहीं है, लेकिन आप इसमें देखेंगे तो जो 33% के अबव वाले हैं ना, उसमें आपको इसमें 2 मिल जाएंगे। ये आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाला दंडकारण्य से लगा हुआ क्षेत्र, तो ये दोनों हो जाएगी, यानी ये तो ज़्यादा ही होगा, 1 और 4। तो 1 और 4 को लास्ट में इसमें देखिए सारे विकल्प में रखा गया, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो अब इनमें भी क्रम आपको देखना होगा, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं, मैं बता देता हूँ। इसका जो पहला विकल्प होगा वो महाराष्ट्र में सबसे कम होगा, महाराष्ट्र के बाद होगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद होगा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद होगा छत्तीसगढ़, तो विकल्प हो जाएगा आपका सी। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 4 का सी। नेक्स्ट है फरवरी 2018 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये भी आउटडेटेड क्वेश्चन है, रिपीट तो नहीं होगा, लेकिन इसका आंसर है 24%। ये करंट से ही मेरे हिसाब से पूछा जाएगा, तो करंट का ही आप 2021 का डेटा याद रखिएगा। यहाँ पर वन दिए गए हैं, उनके प्रदेश दिए गए हैं। उष्णकटिबंधीय वन, तो उष्णकटिबंधीय आप जानते हैं कि जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, तो बड़ा आसान हो जाएगा पकड़ना कि उष्णकटिबंधीय वन आपके साइलेंट वैली में होंगे। जो शंकु वन है वो पर्वतीय क्षेत्र में होंगे, तो इसमें पर्वतीय क्षेत्र में आपका हिमाचल हो जाएगा। कच्छ वनस्पति आप जानते हैं कि कहाँ पर स्थित है, तो सुंदरवन कच्छ वनस्पति है, और पतझड़ वन जो है वो राजस्थान में स्थित है। तो आपका विकल्प हो जाएगा 4 2 1 3, 4 2 1 3 आपका डी हो गया, यानी कि 6 का डी आंसर सही हो जाएगा। आइए छोटा सा एक प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है इसको और भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं है। तो मतलब भारत में तो सारे हैं, कौन सा नहीं है बायोस्फीयर रिजर्व, एक्चुअली ये होना चाहिए था। तो नोकरेक भी है और अगस्थ्यमलाई भी है, ग्रेट निकोबार भी है, और अब मैंने आपको बताया कि ये तो आपके यूनेस्को के अंतर्गत भी हैं, तो इसमें ग्रेट हिमालय नहीं है, यही आपका आंसर सही हो जाएगा 7 का डी। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं कि जो रेनफॉल है वो 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, जो एवरेज एनुअल टेम्परेचर है वो 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो ह्यूमिडिटी है 75% से अधिक है, और पत्ते नहीं झड़ते यानी सदाबहार हैं। तो बड़े आसानी से पकड़ सकते हैं कि सदापर्णी तो पहले ही होगा, तो 3 ऑप्शन में दिए गए हैं आपके, तो इसमें भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो दिया हुआ है ये उष्णकटिबंधीय नम सदापर्णी होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 8 का ए। नेक्स्ट है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहाँ उच्चतम होती है। तो ये हमने आपको इस बुक में डिस्कस किया था कि जो उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर NPP सबसे ज़्यादा होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 9 का ए। आइए 10th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में सही नहीं है। साल आर्द्र पतझड़ी वनों में पाया जाता है, तो साल, साखू, सागौन, शीशम, नीम वगैरह आप देखेंगे तो इनका आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा है और ये आर्द्र पतझड़ी वनों में ही पाए जाते हैं। कैजुरिना अधिकांश तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र के साथ साथ पाया जाता है, ये भी सही है। देवदार शंकुधारी जाति का पेड़ है, ये भी सही है। जो 16 है वन मुख्यतः हिमालय के ऊपरी रीच में पाए जाते हैं ना, तो ये हिमालय के ऊपरी रीच में नहीं है। जब आप दक्षिण में जाएंगे तो जो अन्नामलाई वगैरह की पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पर यानी कि दक्षिण की पहाड़ियों में उनके जो ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन हैं उनको कहा जाता है 16 वन। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा।
और पूछा है सही नहीं है, तो आपका विकल्प जो है 10 का डी हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? तो देखिए पूर्वी घाट पश्चिमी घाट विकल्प बहुत सही नहीं लगते हैं, लेकिन पूछा गया है। एग्जैक्टली गोवा सही है, क्योंकि गोवा है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट तो कई हैं, तो एग्जैक्टली जिसका नियरेस्ट होगा वो सी आंसर सही होगा। अगला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है। तो जो हम लोगों ने इंस्टीट्यूट पढ़ा था उस टेबल में ही था, ये नई दिल्ली में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहाँ निम्नलिखित में से किन पादपों को प्राकृतिक रूप से उगते हुए देखने की संभावना है? तो चंदन वहाँ पे नहीं होता है, शीशम और बुरुंश वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, तो आपका विकल्प हो जाएगा ए, जो आपका आंसर सही हो जाएगा 13 का ए। तो हमने देखा प्राकृतिक वनस्पति का आज का लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, करंट से जुड़ा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चंस को पूछे जाएंगे, तो इनको पढ़िएगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई बात कहनी है तो कमेंट के ज़रिए आप कहें, हम उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला हमारा टॉपिक होगा जल संसाधन, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो इसको हम लोग 8वां चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।